स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कीर्ति बायोलॉजी क्लासेस में। जैसा कि आप थंबनेल से देख ही चुके हैं, इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं बायो के 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और इसकी PDF भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न क्या होने वाला है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नाइदर अ प्रोकैरियोट और अ यूकैरियोट। मीन्स इनमें से कौन सा ऐसा है जो ना ही प्रोकैरियोटिक है ना ही यूकैरियोटिक है। जैसे आपको पता है कि बेटा जो मोनेरा होता है ना, मोनेरा ग्रुप में जो हम बैक्टीरिया पढ़ते हैं वो प्रोकैरियोट्स हैं और बाकी सब जो है मोनेरा को छोड़ के, मोनेरा ग्रुप के अलावा जितनी भी ऑर्गेनिज्म हैं वो सब यूकैरियोट्स में आते हैं। लेकिन यहाँ पर जो हमारे पास ऑप्शंस हैं वो ऑप्शंस हैं नोस्टॉक, सैकेरोमाइसिस, क्लेमाइडोमोनास एंड टीएमबी। तो आपको पता होना चाहिए कि जो नोस्टॉक है ना बेटा, ये हमारी है एल्गी। सैकेरोमाइसिस जो हमने लिखा है ये हमारी है फंजाई। एल्गी और फंजाई दोनों ही हमारी मल्टीसेलर हैं, ठीक है, मीन्स यूकैरियोटिक हो गए। क्लेमाइडोमोनास जो है ये भी हमारी यूनिसेलर एल्गी है। लेकिन टीएमबी जो है दैट इज़ टोबैको मोज़ेक वायरस। तो वायरस जो होते हैं दीज आर द कनेक्टिव लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो हम ये बेसिकली ए सेलर ऑर्गेनिज्म है, तो हम इन्हें प्रोकैरियोटिक भी नहीं बोल सकते। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए हमारा जो आंसर रहने वाला होगा वो है हमारा टीएमबी। टीएमबी इज टोबैको मोज़ेक वायरस। सेकंड क्वेश्चन है, फूड पॉइजनिंग इज कॉज्ड बाय। फूड पॉइजनिंग जो होती है वो बेटा किसकी वजह से होती है। फर्स्ट इज क्लॉस्ट्रीडियम बोट्यूलिनम, सेकेंड इज सैल्मोनेला टाइफी, थर्ड इज क्लॉस्ट्रीडियम टेटनाई एंड नन ऑफ दीज। तो आपको ये पता, देखो ये तो सबको पता होता है कि हमारा ये आंसर करेक्ट है, लेकिन कभी कभी क्या होता है हमें ये भी पता होना चाहिए कि अदर आंसर्स गलत क्यों हैं। क्योंकि कभी कभी हम ऐसे फंस जाते हैं कि हमें करेक्ट आंसर नहीं पता होता, तो वहाँ पर हमें थोड़ा स्मार्ट चॉइस करनी पड़ती है। हमें ये देखना पड़ता है कि गलत, ये जो क्वेश्चंस जो ऑप्शंस दिए हैं ये गलत क्यों हैं। जैसे हम पहला यहाँ देखते हैं सैल्मोनेला टाइफी, तो ये कॉज करता है टाइफाइड, तो ये फूड पॉइजनिंग तो हो नहीं सकती। क्लॉस्ट्रीडियम टेटनाई जो है वो टिटनेस कॉज करता है। नन ऑफ दीज ऑप्शन की तरफ सबसे लास्ट में जाएंगे। इससे पहले है क्लॉस्ट्रीडियम बोट्यूलिनम। एक्चुअल में जो क्लॉस्ट्रीडियम जो बोट्यूलिनम है यही हमारे क्या काम करता है, फूड पॉइजनिंग कॉज करता है। अगला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, पीपीएलओ इज और एन। पीपीएलओ इज प्लूरो अमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। पीपीएलओ जो है इसका मतलब होता है प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। तो जो प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म है इसे हम शॉर्ट में माइकोप्लाज्मा भी कहते हैं, ठीक है। ये पूरी दुनिया की, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है विच इज़ द स्मॉलेस्ट सेल, तो आप बोलेंगे पीपीएलओ और माइकोप्लाज्मा, ठीक है। तो जो पीपीएलओ या माइकोप्लाज्मा है ये बेसिकली क्या है, ये यूकैरियोटिक है, प्रोकैरियोटिक है, नर्व सेल है, नन ऑफ दीज है। तो दो आंसर तो आपके किसी मतलब के ही नहीं है, नन ऑफ दीज और नर्व सेल। यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शंस बचे, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। तो आपको पता है पीपीएलओ क्योंकि एक प्रिमिटिव सेल है, दैट इज वाई इट विल बी अ प्रोकैरियोटिक। तो यूकैरियोटिक का चांस ही नहीं है, तो पीपीएलओ इज अ प्रोकैरियोटिक सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लार्जेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी इज। ह्यूमन की सबसे बड़ी सेल कौन सी है। लार्जेस्ट पूछ रहा है, लॉन्गेस्ट नहीं पूछ रहा है। तो लिवर सेल, ये तो ऑप्शन ही खत्म होता है। स्पर्म सेल आपको पता है ये कैसी है, स्मॉलेस्ट सेल है। और एग्स, जो हमारी नर्व सेल है ये हमारी लॉन्गेस्ट सेल है। लॉन्गेस्ट सेल, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट सेल, आप बोलेंगे नर्व सेल। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है विच इज द स्मॉलेस्ट सेल, आप बोलेंगे स्पर्म सेल। बट हियर द क्वेश्चन इज लार्जेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी इज, सो द आंसर विल बी द एग सेल। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा आंसर रहने वाला है एग सेल। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिक्स्ड ग्लैंड। इनमें से मिक्स्ड ग्लैंड भैया कौन सी है। सो पहला हमारा यहाँ ऑप्शन है लिवर, पेनक्रियास, पिट्यूटरी ग्लैंड एंड पीनियल ग्लैंड। तो मिक्स्ड ग्लैंड क्या होते हैं, पहले तो थोड़ा सा ही समझ लो। आपने पढ़े होंगे दो टाइप की ग्लैंड्स होती हैं बेटा जी, एक होती हैं आपकी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, एक होती हैं आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड्स। जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं ये रिलीज़ करती हैं एंजाइम्स, और एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं ये रिलीज़ करती हैं हार्मोन्स। अब हमारी बॉडी में एक ऐसी ग्लैंड होती है जो हार्मोन भी रिलीज़ करती है और एंजाइम भी रिलीज़ करती है, वो हमारी है पेनक्रियास। पेनक्रियास जो है वो एक तो हार्मोन निकालती है और एक एंजाइम निकालती है। तो आपको पता है इसका हार्मोन जो है वो कौन सा है, इंसुलिन हार्मोन है इसका, जो बेसिकली निकालती है। ग्लूकागोन है, बीटा सेल्स और अल्फा सेल्स होती हैं, उनसे अलग अलग हार्मोन्स निकलते हैं। बट बेसिकली हमें पता होना चाहिए कि ये एक हार्मोन भी रिलीज़ कर रही है
और एक एंजाइम भी रिलीज़ कर रही है, क्योंकि ये दोनों रिलीज़ कर रही है, हार्मोन्स भी और एंजाइम्स भी, इसीलिए ये हमारी कैसी ग्लैंड हो गई, एक मिल्क ग्लैंड हो गई। ठीक है, बाकी आंसर्स गलत क्यों है वो भी देख लीजिए। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो हार्मोन निकालती है, इट इज़ अ मास्टर ग्लैंड, तो ये नहीं हो सकता है। पीनियल ग्लैंड जो होती है वो एज के साथ साथ डिक्रीज होती चली जाती है, तो ये भी नहीं है हमारा। एंड लिवर वो तो है ही नहीं, लिवर जो है वो हमारी बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड है या सबसे बड़ी एक्सोक्राइन ग्लैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड सुपर मास्टर ग्लैंड, तो अभी डिस्कस किया हमने। जो बेटा पिट्यूटरी ग्लैंड है ना, इट इज़ अ मास्टर ग्लैंड, ये अपनी बॉडी से ये जो हार्मोन निकालती है वो बॉडी के सारी जो ग्लैंड्स हैं उनको क्या काम करता है, एक्टिवेट करता है। लेकिन इस पिट्यूटरी ग्लैंड को भी कौन एक्टिवेट करता है, दैट इज़ हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस जो हुआ इसका आंसर हुआ, और हाइपोथैलेमस इज कॉल्ड एज अ सुपर मास्टर ग्लैंड बिकॉज इट कंट्रोल द मास्टर ऑफ द बॉडी, बॉडी के मास्टर को कंट्रोल कर रही है। बैक्टीरिया, नेक्स्ट क्वेश्चन इज बैक्टीरिया विच हैव कॉमा शेप्ड आर क्लासिफाइड अंडर, नाइस क्वेश्चन। अब हमारा ये उद्देश्य नहीं है कि हमें बस क्वेश्चंस करने हैं, हमें ये भी करना है कि हम ऐसे करें कि एक क्वेश्चन के साथ साथ हमारे कई क्वेश्चंस कवर हो जाएं। जैसे हम ऑप्शंस को भी डिस्कस कर रहे हैं, तो उससे अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपका एक क्वेश्चन हो रहा है तो एक क्वेश्चन नहीं हो रहा है, आप ये सोचिए एक क्वेश्चन में आपके 4 क्वेश्चन हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है आपके लिए बैक्टीरिया विच हैव कॉमा शेप्ड आर क्लासिफाइड, ऐसे बैक्टीरिया जो कॉमा की शेप होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो बेटा कोकस बैक्टीरिया होते हैं राउंड, है ना। बेसिलस बैक्टीरिया जो होते हैं वो होते हैं रॉड शेप्ड। विब्रियो जो बैक्टीरिया होते हैं ये हमारे होते हैं कॉमा शेप्ड इस तरीके से, और स्पाइरलम जो होते हैं वो इस तरीके से बैक्टीरिया की जो शेप होती है। तो आपसे वही पूछा गया कॉमा शेप्ड कौन से हैं। कॉमा शेप्ड का एग्जाम्पल हो गया विब्रियो। अगर इसका एग्जाम्पल आपसे पूछा जाता है तो एक बैक्टीरिया है जो क्या कॉज करता है, कॉलेरा कॉज करता है, विब्रियो कॉलेरी, वो इसका एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फंगल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ, फंगल जो सेल वॉल है वो किस चीज़ की बनी हुई है। तो फंगल सेल वॉल इज़ बेसिकली मेड अप ऑफ काइटिन। बहुत से लोग इसे चिटिन कहते हैं, बट मैं जो कहती हूँ उसको काइटिन कहती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, रीजनरेशन ऑफ हाइड्रा अकर्स बाय, वेरी नाइस क्वेश्चन। रीजनरेशन का मतलब होता है कि दोबारा से किसी सेल का जर्मिनेट होना, दोबारा से, जैसे कि आपको पता है हमारे कहीं चोट लग जाती है तो थोड़े टाइम के बाद वो जो चोट है वो सही हो जाती है, क्यों, क्योंकि सेल्स वहाँ पे दोबारा ग्रो कर जाती हैं। तो यहाँ पर 2 टाइप की होता है रीजनरेशन, एक होता है एपीमॉर्फोसिस, एक होता है मॉर्फोलेक्सिस। तो जो एपीमॉर्फोसिस होता है इसमें क्या है, जैसे सपोज ये पूरी फिंगर है, इस फिंगर में इतनी जगह पे चोट लग गई है, ये फिंगर हट गई, तो थोड़े टाइम के बाद ये फिंगर दोबारा से आ जाएगी, पूरी फिंगर नहीं, जहाँ चोट लगी है वो थोड़ा सा पार्ट यहाँ पर। और मॉर्फोलेक्सिस जो होता है उसमें क्या होता है, एक सेल है, ये बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गई है, और ये हर एक जो टुकड़ा है वो दोबारा से क्या बना देगा, सेल बना देगा। तो ये वो कंडीशन होती है मॉर्फोलेक्सिस। तो रीजनरेशन इन हाइड्रा में जो रीजनरेशन होता है वो कौन सा टाइप है, दैट इज़ एपीमॉर्फोसिस, वो एपीमॉर्फोसिस का टाइप है। ठीक है, अगर आप ये बोलें कि आपने अमीबा लिया, उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिया, अब अमीबा का हर पीस अगर दोबारा नया अमीबा बना रहा है, तो दैट विल बी द एग्जाम्पल ऑफ मॉर्फोलेक्सिस। मॉर्फोलेक्सिस मीन्स हर एक सेगमेंट से नया ऑर्गेनिज्म बन जाए, और एपीमॉर्फोसिस मीन्स छोटा पार्ट जो हमारा क्या हुआ है, जहाँ पर थोड़ा सा हीलिंग की ज़रूरत है या जिसको सही होने की ज़रूरत है वो सही हो जाता है, तो वो हमारा रीजनरेशन हो गया। इस रीजनरेशन इन हाइड्रा के लिए हमारा आंसर रहेगा एपीमॉर्फोसिस। नेक्स्ट है वर्कर ऑफ हनी बी सोसाइटी आर। तो बेटा जो हनी बी होता है ना, ये एक पहली बात ये सोशल वर्कर है। सोशल वर्कर मीन्स या हम बोलते हैं कि ये सोशल वर्कर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये हमेशा कॉलोनी में रहती हैं। 3 वेराइटीज़ होती हैं इनकी, एक होती हैं हमारी इसमें फीमेल होती है, एक इसमें मेल होता है, एक इसमें जो होता है वो ड्रोन होता है, सॉरी एक इसमें जो होता है वो वर्कर होता है। वर्कर 3 होते हैं, फीमेल है, फीमेल के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो होते हैं दैट इज़ 32, मेल के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो होते हैं दैट इज़ 16, और वर्कर जो होते हैं उसके अंदर 32 होते हैं। हम ये बोलते हैं कि फीमेल और वर्कर ये जो फर्टिलाइज्ड एग से बनते हैं, और मेल जो बनता है वो अनफर्टिलाइज्ड एग जो होता है, अनफर्टिलाइज्ड एग से बनता है, जो हमारा ये जो मेल होता है। ठीक है, वर्कर जो होती है वो हमारी कैसी होती है, स्टेराइल होती है। स्टेराइल का मतलब कि ये 32 फर्टिलाइज्ड एग से तो बनेगी, लेकिन ये रिप्रोडक्शन की कैपेबल नहीं होती है। तो पहले थोड़ा क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, वर्कर ऑफ हनी बी सोसाइटी आर, ये कैसी होती हैं,
फीमेल होती हैं विदाउट गोनाड्स, इनमें गोनाड्स नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं है। मेल विदाउट गोनाड्स, मेल की तो बात ही नहीं है क्योंकि ड्रोन नहीं है, ड्रोन को मेल कह रहे हैं। स्टेराइल मेल भी नहीं है, ये स्टेराइल फीमेल होती हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा आंसर रहेगा स्टेराइल फीमेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाइड्रा कैन डाइजेस्ट ऑल टाइप ऑफ फूड एक्सेप्ट। नाइस क्वेश्चन। इसमें जो हाइड्रा है वो आपको पता है एक सिलेंट्रेट है, पहली बात आपको पता होना चाहिए सिलेंट्रेट है, ठीक है। आप 9th में आपने पढ़ रखा है सिलेंट्रेटा ग्रुप, उसके कुछ आपने करेक्टरिस्टिक्स भी याद होंगे, आपको नहीं याद हैं तो रिवाइज कर लीजिए। और जितने भी आपके पास ग्रुप हैं उन हर एक ग्रुप का एक एक एग्जाम्पल भी लर्न कर लीजिए जो इम्पोर्टेंट है। तो हाइड्रा जो है वो सिलेंट्रेटा का मेंबर है। अब उन्होंने पूछा कि ये बेसिकली पानी के अंदर होता है और इनके अंदर टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो इनकी बॉडी के अंदर बेटा जो कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स होते हैं उनको डाइजेस्ट करने के लिए क्या नहीं होता है, बेसिकली प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं कर पाते। हमारी बॉडी में जो शुगर है ना, ये जो है हमारा जो स्टार्च है, इस स्टार्च को डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं ये, ठीक है। अब हर एक को डाइजेस्ट कर लेते हैं लेकिन किसको नहीं डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं ये स्टार्च को। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा ये वाला क्वेश्चन गलत हो गया, शुगर नहीं है यहाँ पे विटामिन होना चाहिए, ये ऑप्शन गलत है, ठीक है। विटामिन होगा यहाँ पे। तो यहाँ पर हमारे 2 आंसर करेक्ट होंगे, शुगर और स्टार्च दोनों ही करेक्ट हैं, लेकिन यहाँ पर शुगर की जगह पे विटामिन होना चाहिए, क्वेश्चन गलत लिख लिया आपने। तो हाइड्रा कैन डाइजेस्ट ऑल टाइप ऑफ फूड एक्सेप्ट, ये क्या नहीं डाइजेस्ट कर सकता, तो स्टार्च या शुगर। बात एक ही है, स्टार्च जो है वो पॉलीसेकेराइड हो गया, शुगर जो है वो भी पॉलीसेकेराइड या डाइसेकेराइड आप मान सकते हो। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो फैट, विटामिन्स, स्टार्च एंड प्रोटीन है, तो उसमें इसका आंसर स्टार्च होगा। लेकिन अगर दोनों हैं तो स्टार्च और शुगर दोनों ही इसके लिए आंसर्स होंगे। नेक्स्ट, हेनले लूप इज़ प्रेजेंट इन। अगर आपने नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर पढ़ी है 10th क्लास में किडनी में, तो इस तरीके से आपने यू शेप्ड लूप पढ़ा होगा। यहाँ इस तरीके से वोमेंस कैप्सूल होता है और ये हमारा हेनले, ये जो यू शेप्ड स्ट्रक्चर बन रही है ये दिस यू शेप्ड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज हेनले लूप एंड इट कैन बी सीन इन द किडनी। ये किडनी में देखने को मिलती है हमें, ठीक है। किडनी के कौन सा पार्ट है ये, नेफ्रॉन पार्ट है, उसमें जो हम आगे डिस्कस करेंगे। विच ऑफ दीज इज़ नॉट सॉल्युबल इन फैट, इनमें से कौन सा ऐसा है जो फैट में सॉल्युबल नहीं है। तो इसको तो आप बेटा रट लो क्योंकि इसमें से एक नया क्वेश्चन आएगा। हमारे पास कई सारे विटामिन हैं, विटामिन में हमारे पास हैं A, B, C, D, E एंड K, जिसमें से विटामिन B और C जो होते हैं बेटा ये तो वाटर सॉल्युबल हैं, और रिमेनिंग जितने भी हैं A, D, E, K ये सब ये फैट सॉल्युबल हैं, ठीक है। ये सब फैट सॉल्युबल होते हैं, ये फैट में सॉल्युबल हो जाते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन देख लो, यहाँ हमारे पास क्वेश्चन है विच ऑफ दीज इज नॉट सॉल्युबल इन फैट, मतलब इनमें से कौन सा फैट में सॉल्युबल नहीं है। तो आपको पता है विटामिन C जो है ना बेटा जी, विटामिन C मैंने भी बताया वाटर में सॉल्युबल है, तो ये इसके लिए आंसर होगा। विटामिन C हो या B हो, ये दोनों ही फैट में सॉल्युबल नहीं होते। नेक्स्ट, द विटामिन विच इज़ जनरली एक्सक्रीटेड इन ह्यूमन बाय ह्यूमन इज इन एक्सक्रीटेड इन यूरिन होगा यहाँ पे, ठीक है। जो यूरिन में कौन सा ह्यूमन जो है वो यूरिन में कौन सा वेस्ट रिमूव करता है, तो ये समझ लीजिए कि हमारी बॉडी में जो भी विटामिन्स जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं, जो कौन सा बताया था अभी हमने, विटामिन B और C। बेसिकली विटामिन C जो होता है वो हमारी बॉडी में जितना ज़रूरत है उतना यूज़ हो जाता है, जो बचा हुआ है वो वाटर में सॉल्युबल होने की वजह से ह्यूमन यूरिन के साथ एक्सक्रीट प्रोडक्ट के साथ बाहर निकल जाता है। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा आंसर रहेगा विटामिन C। इसके लिए हमारा आंसर रहेगा विटामिन C, क्योंकि विटामिन C जो है वो क्या काम करता है, वो हमारे यूरिन के साथ बाहर निकल जाता है बिकॉज इट इज़ सॉल्युबल इन वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी इन फूड इज़। फूड के लिए भैया एनर्जी की मेजर सोर्स क्या है, तो ये आप ध्यान रखिए कि जब हमारी बॉडी में एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है तो सबसे पहला जो हमारा आंसर है वो है कार्बोहाइड्रेट। पहले कार्बोहाइड्रेट यूटिलाइज होते हैं, उसके बाद फैट यूटिलाइज होते हैं, फिर प्रोटीन्स, फिर विटामिन्स। तो इसके लिए हमारा आंसर रहेगा कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट, द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज़, तो आप याद रखेंगे फंक्शनल यूनिट जो होती है हमारी किडनी की दैट इज़ नेफ्रॉन। फंक्शनल यूनिट जो होती है दैट इज़ नेफ्रॉन। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन रहेगा दैट इज़ द एंटी बैक्टीरियल एंजाइम प्रेजेंट इन सलाइवा इज़। सलाइवा जो होता है बेटा उसके अंदर एंजाइम होता है एक, आपको पता होगा हमारी जो सलाइवा है उसका pH 6.5 होता है
और थोड़ा बेसिक ही समझिए इसको। और ये क्या काम करता है, सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन माउथ में ही शुरू हो जाता है डाइजेशन, और मुंह से जो खाना नीचे की तरफ जाता है दैट इज़ कॉल्ड एज बोलस। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा एंजाइम होता है जो इसमें प्रेजेंट होता है सलाइवा में, उसका नाम है हमारा बेटा टाइलिन। टाइलिन एंजाइम होता है जो सलाइवा के अंदर प्रेजेंट होता है, इसकी एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, टाइलिन के अलावा इसका एक और नाम है, इसे कहा जाता है सलाइवरी अमाइलेज। तो अगर आपसे कहा जाता है सलाइवरी अमाइलेज तो इसका आंसर सलाइवरी अमाइलेज भी हो सकता है और टाइलिन भी हो सकता है। ये दोनों एक ही बात है, एंटीबैक्टीरियल एंजाइम है जो सलाइवा में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इज। अभी कंफ्यूज मत होना, किडनी की यूनिट जो है दैट इज़ नेफ्रॉन, लेकिन नर्वस सिस्टम जो होता है बेटा जी इसकी फंक्शनल यूनिट दैट इज़ न्यूरॉन, वो होती है हमारी न्यूरॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द हार्ट ऑफ ह्यूमन इज़। अब ये होते क्या भैया, इनमें क्वेश्चन का मतलब समझ लो पहले तो थोड़ा सा, कि जो हार्ट होता है ना ह्यूमन का वो किस टाइप का है। यहाँ दो टर्म्स लिखे हुए हैं, एक लिखा होता है न्यूरोजेनिक, एक होता है मायोजेनिक। आपको पता है हमारे हार्ट के अंदर पेस मेकर है, ऐसे नोड जिसे कहते हैं पेस मेकर कहते हैं, मीन्स जहाँ पर जो इम्पल्सेस जनरेट होती हैं, नर्व इम्पल्सेस जनरेट होती हैं वो हार्ट से ही होती हैं। ठीक है, लेकिन जो प्राइमरी ऑर्गेनिज्म है जैसे कि ये हमारा हार्ट है, तो नर्व इम्पल्सेस यहीं से जनरेट हो रही हैं, यहीं जनरेट हो रही हैं, इसे हम कह रहे हैं अपना पेस मेकर या ऐसे नोड कह रहे हैं। ऐसे नोड है जिससे क्या हो रहा है, ये हार्ट बीट जनरेट हो रही है। लेकिन जो प्राइमरी ऑर्गेनिज्म होते हैं इनमें क्या होता है, सपोज़ ये हार्ट है तो हार्ट बीट यहाँ से जनरेट होती है, यहाँ से जनरेट होती हुई यहाँ तक आती है, फिर हार्ट जनरेट मतलब इम्पल्सेस को धड़कना शुरू करता है। लेकिन हमारी बॉडी के अंदर, हमारे हार्ट के अंदर ही होता है। तो जब जहाँ पर इम्पल्सेस, नर्व इम्पल्सेस या धड़कना जो होता है वो हार्ट के अंदर ही होता है, ऐसे नोड यहीं पर है, एस टाइप के हार्ट को कहा जाता है मायोजेनिक हार्ट। और जहाँ पर इम्पल्सेस बाहर से आती हैं वो होता है न्यूरोजेनिक। जो प्राइमरी ऑर्गेनिज्म होते हैं या प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म होते हैं बेसिकली, उनके अंदर न्यूरोजेनिक हार्ट होता है, लेकिन हमारे अंदर मायोजेनिक हार्ट है। और बाकी ये डायजेनिक और मोनोजेनिक ये कुछ नहीं होता, कन्फ्यूज़ करने के लिए दे रखा है। इन एम्ब्रियोनिक स्टेज द इरिथ्रोसाइट्स डेवलप्स फ्रॉम, ये भी भैया समझ लो इम्पॉर्टेंट है। इरिथ्रोसाइट्स जो है इसका मतलब हो गया आरबीसीज की बात हो रही है, आरबीसीज कैसे बनती हैं। तो बेटा जब बच्चा मदर यूट्रस के अंदर है, अभी बाहर नहीं आया है, उस टाइम पर हमारे जो इसके ऊपर एक लाइनिंग होती है योक सेक, ये जो योक सेक है इसका काम होता है कि क्या बनाता है, ये जो योक सेक है ये बनाता है हमारा बेसिकली, है ना। योक सेक जो होता है वो बनाता है किस चीज़ को बनाता है, आरबीसीज को बनाता है। लेकिन जब एम्ब्रियोनिक स्टेज में थोड़ा डेवलपमेंट हो जाता है उस टाइम पर हमारे जो लिवर और जो हमारा लिवर और स्प्लीन है ना, ये लिवर और स्प्लीन जो होते हैं इनका काम होता है आरबीसीज बनाना। और जब बर्थ हो जाती है तो बर्थ के बाद कौन बनाता है उसको, बर्थ के बाद जो बनाता है वो बोन मैरो बनाता है। तो हमारा यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो ये बोल रहा है कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में कौन बनाता है, योग से क्या ऑप्शन है ही नहीं हमारे पास। तो ऑप्शन हमारे पास क्या बचा, या तो लिवर एंड स्प्लीन या बोन मैरो। तो आप याद रखेंगे बोन मैरो बनाता है आफ्टर बर्थ, और बिफोर बर्थ जो है एम्ब्रियोनिक स्टेज जो है उसमें कौन बनाएगा, लिवर एंड स्प्लीन बनाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी फॉर ब्लड क्लॉटिंग, इनमें से ब्लड क्लॉटिंग के लिए कौन जिम्मेदार है। तो एक बात ध्यान रखना, अगर आपको याद हो तो पिछली वीडियो में हमने एक डिस्कस किया था हेपेरिन। ये जो हेपेरिन होता है बेटा ये एंटीकोगुलेंट होता है, मीन्स ये ब्लड का थक्का नहीं बनने देता। तो जब अपने चोट लगती है तो चोट लगने के बाद सबसे पहले क्या होता है, एक आयन है जिसे हम कह रहे हैं कैल्शियम, ये कैल्शियम क्या काम करता है, इस हेपेरिन के साथ टच में आ जाता है, इस हेपेरिन के साथ एक कॉम्प्लेक्स बनाता है। और बेसिकली ब्लड क्लॉटिंग के लिए टोटल 13 फैक्टर्स होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं ब्लड क्लॉटिंग के लिए, जो एक बहुत बड़ी प्रोसेस है। पर आप इतना समझ लो यहाँ पे कि ये जो कैल्शियम है ये इस हेपेरिन को पकड़ लेगा, और पकड़ने की वजह से हेपेरिन अपना काम नहीं कर पाएगा। ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन एंजाइम बनता है, प्रोथ्रोम्बिन एंजाइम बनाता है, एक तरीके कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाता है। बट उतना कॉम्प्लेक्स ना जाके बस इतना समझ लो कि जो कैल्शियम है ये हेपेरिन एंजाइम के इसको रोक देगा, जिसकी वजह से धीरे धीरे करके क्लॉटिंग शुरू हो जाएगी, क्योंकि हेपेरिन क्लॉटिंग नहीं होने देता है, इट इज़ एंटी क्लॉटिंग वाला है या फिर एंटी कोगुलेंट है। तो इसीलिए क्या होगा, जो हेपेरिन को रोक देता है। तो आंसर होगा यहाँ पे कैल्शियम। नेक्स्ट है हमारा इफ़ स्प्लीन इज रिमूव्ड द प्लेटलेट काउंट विल,
बहुत सोचने वाला क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा सोचने वाला, पर इसमें ज़्यादा मत सोचिए। स्प्लीन जो है वो ग्रेवयार्ड कहा जाता है। आरबीसीज़ के अगर आरबीसीज़ बॉडी में ज़्यादा होती हैं तो यहाँ पर स्टोर रहती हैं। डब्ल्यूबीसीज़ जो हैं अगर वो डेड हो जाती हैं तो उनको भी डाइजेस्ट यही करता है। अगर स्प्लीन बेटा हटा दिया जाएगा ना हमारी बॉडी में तो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी पे फ़र्क पड़ेगा, प्लेटलेट्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो रिमेन अनइफेक्टेड। पर हाँ ये ध्यान रखना, अगर आपका स्प्लीन को रिमूव कर दिया जाए, यहाँ स्प्लीन से एक क्वेश्चन और बन सकता है, ब्लड बैंक, हमारी बॉडी का ब्लड बैंक कौन है, तो ध्यान रखना स्प्लीन है जिसे ब्लड बैंक कहते हैं। एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ आरबीसीज भी यहीं पे कलेक्ट होती हैं, डब्ल्यूबीसीज भी यहीं पे कलेक्ट होती हैं, डेड सेल्स ऑफ डब्ल्यूबीसीज आरबीसीज जो होती हैं वो भी यहीं पर आती हैं, ग्रेवयार्ड जो है वो भी यही है। ठीक है, अगर इसको हटा दिया जाए तो प्लेटलेट काउंट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन डब्ल्यूबीसी जो होगी उनका अमाउंट बढ़ जाएगा, डब्ल्यूबीसीज जो हैं वो इंक्रीज़ हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वीनस हार्ट इज फाउंड इन। भैया वीनस हार्ट क्या होता है, एक मिनट, हाँ जी, तो ये वीनस हार्ट क्या होता है, तो ध्यान रखना ऐसा हार्ट जिसमें केवल 2 चैम्बर्स होते हैं। ये हमारा हार्ट है जिसमें 2 चैम्बर हैं, एक ऑरिकल है और एक वेंट्रिकल है, केवल 2 चैम्बर होते हैं, ऐसे हार्ट को वीनस हार्ट कहते हैं। यहाँ पे हमारा आंसर रहेगा फिश। फिशेस जो होती हैं या इनका जो एक ग्रुप है बहुत अच्छा सा, पिसेस जो ग्रुप है उसके अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका वीनस हार्ट होता है। अब थोड़ा ध्यान रखना, एम्फीबियंस जो हैं इनका 3 होते हैं हार्ट में चैम्बर, स्नेक्स में भी 3 होते हैं और पिजन के अंदर 4 होते हैं। लेकिन जिनके अंदर वीनस हार्ट कौन सा है जिसमें कितने चैम्बर्स हैं, 2 चैम्बर्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लो थोड़ा सा। विच सेल्स आर इन्वॉल्व इन इम्यून रिस्पॉन्स। इम्यून रिस्पॉन्स के लिए कौन सी हैं, तो थोड़ा सा आप याद रखेंगे कि इरिथ्रोसाइट्स मतलब आरबीसी हो गया, ठीक है, और लिम्फोसाइट्स मतलब डब्ल्यूबीसी, थ्रोम्बोसाइट्स मतलब प्लेटलेट्स। तो यहाँ पे आंसर हमारा रहेगा लिम्फोसाइट्स। दीज आर बेसिकली हेल्पफुल इन इम्यून रिस्पॉन्स। नेक्स्ट इज व्हाट अमाउंट ऑफ ब्लड इज पम्प्ड बाय द वेंट्रिकल्स ड्यूरिंग द कार्डियक इनपुट। बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना कि एक आपको पता है कि एक मिनट में लगभग 72 टाइम्स जो हार्ट होता है वो बीट करता है। तो जब एक बार पंप करता है ना ब्लड तो अबाउट 0.74 ml जो होता है वो लगभग इतना जो होता है वो पंप करता है। तो 0.74 इंटू 72 आप करोगे तो लगभग अप्रॉक्स में जो आपका आंसर आएगा दैट इज़ 5 लीटर। तो इसका आंसर रहेगा आपका 5 लीटर। ठीक है, नेक्स्ट प्लेटलेट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज, अभी हमने डिस्कस किया है प्लेटलेट्स को कहा जाता है थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है, आंसर रहेगा थ्रोम्बोसाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टर्म वायरस वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय, ये इसके आपको शॉर्ट्स भी पड़ी हुई है तो आप देखना चाहें तो वहाँ देख लीजिए इसको। द टर्म वायरस वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय, वायरस टर्म किसने दिया था, तो बेटा वायरस टर्म जो दिया था ना वो टर्म दिया था पाश्चर ने। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि इसकी डिस्कवरी किसने की है, ठीक है, तो डिस्कवरी में आंसर आएगा हमारा एवेनोवेस्की। एवेनोवेस्की जो है इन्होंने इसकी डिस्कवरी की है और टर्म जो दिया है वो पाश्चर ने दिया है। ठीक है, द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द टूथ इज, तो यहाँ पे जो वाइट कलर का पार्ट दिख रहा है दिस पार्ट इज अ हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द टूथ दैट इज कॉल्ड एज अ एनामिल। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हेपेरिन्स प्रोड्यूस्ड बाय, अभी हमने डिस्कस किया हेपेरिन्स एंटीकोगुलेंट जो क्या काम करता है, ब्लड का क्लॉट बनने से रोकता है, ब्लड का थक्का बनने से रोकता है। नहीं तो हमारी जो आर्टरीज़ हैं और ये सब जो हैं आर्टरीज़ हैं, वेन्स हैं, कैपिलरीज हैं, ब्लॉक हो जाएंगी अंदर। अगर ब्लड क्लॉट हो जाएगा तो वो क्लॉटिंग को रोकता है हेपेरिन एंजाइम जो होता है। अब इसे बनाता कौन है, तो ये बनाता है हमारा लिवर। लिवर का काम है, ब्लड सेल्स मत कर दीजिएगा, इसको कौन बनाता है, लिवर बनाता है। बेरी बेरी इज कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ, विटामिन पे भी एक शॉर्ट पड़ा हुआ है चाहे तो देख सकते हैं। बेरी बेरी इज कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ, द आंसर विल बी, here the answer will be विटामिन B1। विटामिन B1, विटामिन B1 जो होता है वो बेरी बेरी जो है वो डेफिशिएंसी से होता है, विटामिन B1 की डेफिशिएंसी से होता है। ये ज़्यादातर उन लोगों में देखने को मिलता है जो अल्कोहल ज़्यादा लेते हैं, शराब ज़्यादा पीते हैं। तो आज की वीडियो के थे ये 30 क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिए, नेक्स्ट वीडियो में आपको और क्वेश्चंस मिलेंगे। तब तक के लिए बाय, अपना ध्यान रखिए। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। Thank you.